नमस्कार। चलिए आज झारखंड के इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सिर्फ कुछ विद्रोहों की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो अपनी जमीन, अपनी पहचान के लिए लड़ी गई एक बहुत लंबी, लगभग 150 साल की जंग की दास्तां है। सोचिए, जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो क्या सभी कहानियां सामने आती हैं? शायद नहीं। और ऐसी ही एक अनसुनी लेकिन बेहद जरूरी कहानी है झारखंड के आदिवासी प्रतिरोध की। ये कोई बिखरी हुई घटनाएं नहीं थी, बल्कि अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छेड़ा गया एक लंबा और कभी न थकने वाला संघर्ष था। तो चलिए, इस सफर में हम इस पूरे संघर्ष की अलग-अलग परतों को खोल कर देखते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले, कि आखिर ये पहली चिंगारियां भड़की कैसे, फिर कैसे ये छोटी चिंगारियां बड़े विद्रोह बन गईं, और आखिर में कैसे ये लड़ाई पहुंच गई पहचान की जंग तक। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नदी हो, एक अटूट धारा जो 150 साल तक बहती रही। तो कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब अंग्रेजों ने इस जमीन पर अपने पैर जमाना शुरू किए। यहाँ के लोगों के लिए ये एक बाहरी ताकत थी, और उनका जवाब बिल्कुल सीधा, साफ और तेज, फौरन विद्रोह। और देखिए कि ये विद्रोह की आग फैली कितनी तेजी से। 1767 में धाल विद्रोह से जो चिंगारी उठी, वो 1782 के तमाड़ विद्रोह तक पहुंचते पहुंचते पूरे इलाके को जैसे अपनी लपेट में ले चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जमीन लगातार धधक रही हो। इन सभी विद्रोहों के पीछे अगर आप देखें तो कहानी एक ही थी, वजह एक ही थी, आर्थिक लूट और अपनी आज़ादी का छिन जाना। चाहे वो धाल विद्रोह में बढ़ा हुआ टैक्स हो या चेरो विद्रोह में उनसे उनकी सत्ता छीन लेना, दर्द एक ही था। लेकिन जानते हैं, इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का हिसाब नहीं होता। ये लोगों की कहानी है। और इस दौर के एक ऐसे ही हीरो, एक महानायक थे, तिलका मांझी। और तिलका मांझी वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक प्रतीक बन गए। उन्हें आदिवासी प्रतिरोध की, कह सकते हैं कि पहली आवाज माना जाता है, पहला शहीद माना जाता है। उनका बलिदान आज भी कितनों को प्रेरणा देता है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक ज्यादा विस्फोटक मोड़। अब वो जो छोटी छोटी चिंगारियां थी ना, वो एक बड़ी आग में बदल रही थीं। जो प्रतिरोध था, वो अब संगठित हो रहा था और बड़े पैमाने पर फैल रहा था। देखिए, इस दौर में लड़ाई का कह सकते हैं कि स्वरूप ही बदल गया। अब बात सिर्फ कुछ शिकायतों तक नहीं रह गई थी। नहीं, अब ये सीधी टक्कर थी अंग्रेजों के उस पूरे सिस्टम से, उस व्यवस्था से जो धीरे धीरे उनकी जमीन, उनके जंगल, सब कुछ छीन रही थी। और इस संघर्ष के केंद्र में एक शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है, दिकू। ये शब्द उन बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे साहूकार, व्यापारी, जमींदार। ये वो लोग थे जो सिर्फ जमीन नहीं छीन रहे थे, बल्कि सदियों पुराना जो उनका सामाजिक ताना बाना था, उसे भी तोड़ रहे थे। और यही दर्द संथाल हूल जैसे बड़े विद्रोह की जड़ बना। अगर हम कोल और संथाल विद्रोहों की तुलना करें तो साफ दिखता है कि प्रतिरोध की ताकत कैसे बढ़ रही थी। कोल विद्रोह ने छोटा नागपुर को हिलाकर रख दिया, बिल्कुल। लेकिन संथाल विद्रोह ने तो एक ऐसी ज्वाला भड़काई जो उससे कई ज्यादा बड़ी और कई ज्यादा संगठित थी। साल 1855, 1855, ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, क्योंकि इसी साल संथाल हूल ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये सोचिए, 1857 के महान विद्रोह से ठीक पहले का सबसे बड़ा आदिवासी संग्राम था। एक तरह से इसने ये संकेत दे दिया था कि प्रतिरोध की आग अब पूरे देश में फैलने वाली थी। तो अब ये संघर्ष एक नए दौर में पहुंचता है। अब लड़ाई सिर्फ जमीन और लगान की नहीं रह गई थी, इससे आगे बढ़ चुकी थी। ये अब जंग बन गई थी, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी पहचान को बचाने की। चलिए देखते हैं कि कैसे इन आंदोलनों के लक्ष्य समय के साथ विकसित हुए। पहले वो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़े, फिर उन्होंने अपने समाज में सुधार की बात की, और आखिर में उनकी मांग सिर्फ एक थी, पूर्ण आज़ादी, अपना राज। इस दौर के जो आंदोलन थे, जैसे सरदारी और खरवार, उनका फोकस इस बात पर था कि उनकी जो अनूठी संस्कृति है, उनका जो समाज है, वो बाहरी हस्तक्षेप से आज़ाद रहे।
अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी अपने जीने के तरीके को बचाने की। और इस पूरे दौर का इसका सबसे ऊंचा शिखर था मुंडा उल गुलान, यानी महान हलचल। और इसको नेतृत्व दिया एक ऐसे नायक ने जिनका नाम आज भी लोग बड़े सम्मान से, बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। बिरसा मुंडा। लोग उन्हें धरती आबा कहते थे, यानी पृथ्वी के पिता। उनका नाम और उनकी ये उपाधि ही बता देती है कि उनका महत्व कितना बड़ा था। देखिए, मुंडा उल गुलान सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक क्रांति थी। जमीन, धर्म, संस्कृति, इन सबको बचाने के लिए एक संपूर्ण क्रांति, जिसका लक्ष्य एक ही था, मुंडा राज की स्थापना। एक ऐसी जगह जहां वो अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जी सकें। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रतिरोध की ये मशाल जलती रही। इसके बाद ताना भगत आंदोलन हुआ, जिसने अहिंसा का रास्ता अपनाया। फिर हरिबाबा आंदोलन ने समाज सुधार पर जोर दिया। मतलब संघर्ष के तरीके बदले, लेकिन उसकी आत्मा वो वही रही। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ बीते हुए कल की कुछ घटनाएं नहीं हैं, नहीं। ये एक जिंदा विरासत है, एक ऐसी विरासत जो आज भी धड़कती है। 1767 के ढाल विद्रोह से शुरू होकर 1931 के हरिबाबा आंदोलन तक ये लगभग 150 साल का एक लगातार संघर्ष था। किस लिए? अपनी जमीन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने स्वशासन के लिए। मूल मुद्दा हमेशा एक ही रहा, अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने फैसले लेने के अधिकार की रक्षा करना। और आखिर में एक सवाल जो हम सब सोच सकते हैं, अधिकारों और पहचान की ये इतनी लंबी, इतनी गौरवशाली विरासत आज झारखंड के वर्तमान और भविष्य को कैसे आकार दे रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें इतिहास के इन्हीं पन्नों में खोजना होगा।